आदाब, नमस्कार। मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन्हें राज्य का दर्जा नहीं बल्कि आर्टिकल 370 और अपनी पहचान की बहाली के मुद्दे पर जनादेश दिया था। जंतर मंतर पर एहतजाज को लेकर उन्होंने कहा है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ राज्य का दर्जा मांगना नहीं बल्कि आर्टिकल 370 की बहाली के लिए आवाज उठाना है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चाहती है कि लोग बाकी सभी मुद्दे भूलकर सिर्फ राज्य का दर्जा मांगे, लेकिन उनकी पार्टी ऐसा नहीं करेगी। उनका कहना था कि पिछले 70 सालों का इतिहास गवाह है कि जो अधिकार एक बार छिन गए वो आसानी से वापस नहीं मिले हैं। हमारी जिम्मेदारी स्टेटहुड के लिए लड़ना नहीं है। लोगों ने हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स गारंटीज जो हमें 370 में दिए थे उसके लिए लड़ने के लिए लोगों ने हमें एतमाद दिया है। बीजेपी चाहती है कि स्टेटहुड की ही बात हो यहाँ पे और स्टेटस को नॉर्मलाइज किया जाए। इसके ज़रिए वही स्टेटस को जो है नॉर्मलाइज होता है। बीजेपी का ही एजेंडा जो है पूरा होता है। सब कुछ भूला जाए और सिर्फ स्टेटहुड के बारे में बात की जाए। पिछले 70-80 साल की तारीख में हमने यही किया है कि जो हमसे छीना गया फिर हमने स्टेटस को कबूल किया, स्टेटस को नॉर्मलाइज किया। वो गलती हम फिर से दोहरा नहीं सकते हैं। पिछले 70-80 साल की तारीख शाहिद है। जो हमसे छीना गया वो हमें वापस कभी नहीं मिला। अगर हमने उसके खिलाफ आज भी हिस्ट्री से सबक सीख के साइकिल को रिवर्स नहीं किया तो फिर वो ज़्यादती होगी। जिस तरह से पिछले 70-80 सालों की तारीख में स्टेटस को नॉर्मलाइज करके स्टेटस को एक्सेप्ट करके फिर हमारे राइट्स को बुलाया गया, इस गलती से फिर से वही होगा। कारगिल में हज 2027 के ख्वाहिशमंद ज़ायरीन की सहूलियत के लिए भारत सरकार की जानिब से 3 रोज़ा स्पेशल मोबाइल पासपोर्ट सर्विस कैंप का आगाज़ किया गया। हज कमेटी यूटी लद्दाख और ज़िला इंतज़ामिया कारगिल के मुश्तरका इंतज़ाम के लेकर लगाए गए और कैंप का मकसद हज पर जाने वाले ख्वाहिशमंद लोगों को पासपोर्ट से जुड़ी तमाम खिदमात एक ही जगह मुहैया कराना है। इस खास कैंप के तहत में कुल 120 अपॉइंटमेंट जारी किए गए हैं, जिसमें कि 40 अपॉइंटमेंट पूरे किए गए जबकि 40 अपॉइंटमेंट अगले 2 दिनों में पूरे किए जाएंगे। हज कमेटी यूटी लद्दाख के चेयरमैन गुलाम अब्बास आबिदी और कमेटी के अरकान ने डिप्टी कमिश्नर कारगिल राकेश कुमार और रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर BS रावत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तमाम महकमों के बेहतर तालमेल से ये पहल कामयाब हुई है। हज कमेटी ने भरोसा दिलाया है कि हज 2027 के तमाम ख्वाहिशमंद ज़ायरीन को हर मुमकिन मदद और रहनुमाई फराहम की जा रही है। कमेटी ऑफ यूटी लद्दाख हमारे चेयरमैन गुलाम अब्बास आबिदी साहब, तो उसके रिकमेंडेशन पे और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोलैबोरेशन में हमारे RPO साहब BS रावत जी ने यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया है सर। 3 दिन का 13, 14 और 15। तो इससे हमारे जो पहले इन्होंने स्लॉट छोड़ा था उस पर थोड़ा रिलीफ हो गया सर, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को रिलीफ हो गया क्योंकि ये कैंप लगाने से। तो अभी हमारा ये कैंप चल रहा है सर, 3 दिन का कैंप है सर। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी क्योंकि वक्तन फवक्तन पिछले 1 साल से कंटिन्यू ज़िला कारगिल के अंदर हर महीने में पासपोर्ट सेवा केंद्र का यहाँ पर इनेकाद जो किया है, जिससे हमारे ज़िला कारगिल के बहुत सारे लोग मुस्तफ़ी हो रहे हैं। आपको बखूबी इल्म है कि यहाँ पर पासपोर्ट सेवा केंद्र ना होने की वजह से हमारे जो खासकर पिलग्रिम्स है, हुज्जाज किराम, स्टूडेंट्स वगैरह, या तो कारगिल से श्रीनगर की ओर पासपोर्ट बनाने के लिए अप्लाई के लिए जाना पड़ता था या तो लेह। और ये जो डिस्टेंस है कम से कम 8-9 घंटे का डिस्टेंस है और इसमें बहुत एक्सपेंडिचर होता था। और इसी तरीके से हमारे BS मुबारक जो जॉइंट सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो चीफ पासपोर्ट ऑफिसर है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने हमारे पासपोर्ट ऑफिस, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे ऑफिसर आए हुए हैं, उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी
हमारे डीसी साहब का, जो हर वक्त हमारे शाना बशाना हमारे साथ रहते हुए कोलैबोरेशन में, जब भी हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े हम उनसे अर्ज़ करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो वो एकदम से मुहैया करते थे। मैं उनका भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो मैं यही लोगों से ही अर्ज़ करना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला हमारा जो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है वो बहुत जल्दी खुलने वाला था। 2 तारीख का हमारा डेट था, लेकिन उस वक्त हमने ऑनरेबल मिनिस्टर MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स को अर्ज़ किया था, तो उनको आना था, लेकिन साथ साथ उनको क्या हुआ, ईरान जाना पड़ा, तो उस वजह से उसमें डिले हुआ। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट हम जल्दी फिक्स करेंगे। गांधी किंग फाउंडेशन जम्मू कश्मीर के सदर डॉक्टर मोहम्मद आयुष मटू ने वाइस प्रेसिडेंट रियाज अहमद मलिक ने LG मनोज सिन्हा से मुलाकात करके ज़िला कुलगाम से जुड़े कई अहम अवामी और तरक्याती मसलों को उठाया। वफ्द ने LG को एक तफसीली मेमोरेंडम सौंपते हुए अहरबल सयाहती मकाम को दोबारा खोलने, नूराबाद अहरबल नहर की बहाली, हालिया ओला गिरने से मुतासिर बागबानों के लिए राहत पैकेज और कुलगाम और शोपियां के नए सयाहती मकाम को तरक्की देने की मांग की है। डॉक्टर मटू ने कहा है कि अहरबल को दोबारा खोलने से सयाहत को फ़रोग और नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे, जबकि नूराबाद अहरबल नहर की बहाली DH-पुरा इलाके के किसानों और आवाम के लिए बेहद ज़रूरी है। वफ्द ने ओला गिरने से भारी नुकसान उठाने वाले बागबानों के लिए मुआवजे, माली राहत और KCC कर्ज माफ़ी पर भी गौर करने की अपील की है। उन्होंने इंतज़ामिया की नशा मुक्त मुहिम की सराहना करते हुए मुमकिना ताउन का भरोसा दिलाया है। LG ने तमाम मसलों को गौर से सुनते हुए मुनासिब कार्रवाई का यकीन दिलाया। कुलगाम पुलिस ने जारी 100 डेज कैंपेन के तहत में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की गैर मनकुला जायदाद को जब्त किया है, अटैच किया है। ये कार्रवाई गैर कानूनी सरगर्मियों पर शिकंजा कसने और ऐसे नेटवर्क को खत्म करने की मुहिम का हिस्सा है। यारीपोरा पुलिस स्टेशन ने SSP कुलगाम के ऑर्डर पर कुजर के रहने वाले जावेद अहमद डार और परवेज अहमद डार के 2 रिहायशी मकानों को कानूनी इल्तिजामात और अथॉरिटी के ऑर्डर के तहत में अटैच किया है। पुलिस का कहना है कि जुर्म से हासिल जायदाद और गैर कानूनी सरगर्मियों से जुड़े असासों के खिलाफ में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही आवाम से अपील की गई है कि अपने इलाकों में किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की जानकारी पुलिस के साथ शेयर करें ताकि अमन व अमान और कानून निज़ाम को और मजबूत बनाया जा सके। बीजेपी लद्दाख के स्टेट स्पोक्सपर्सन स्तेवांग नुर्बो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में PM नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी सरकार के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसके तहत लद्दाख के सभी 7 ज़िलों में ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के क़याम का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला ज़मीनी जमहूरियत को मजबूत करने और लद्दाख के तमाम इलाकों में मुतवाज़िन तरक्की और यकीनी बनाने की मरकजी सरकार की मजबूत सोच को जाहिर करता है। स्तेवांग नोरबू ने द्रास, जांस्कर, नुब्रा, शाम और चांग थांग को नए ज़िलों का दर्जा देने पर भी मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि इन 5 नए ज़िलों के बनने से लद्दाख में ज़िलों की तादाद 2 से बढ़कर 7 हो गई है, जिससे कि इंतज़ामी निज़ाम, अवामी खिदमात और दूर दराज इलाकों में गवर्नेंस पहले से ज़्यादा बेहतर होगी। उन्होंने कहा है कि 7 ज़िलों तक LAHDC इंतज़ाम का दायरा बढ़ने से मकामी आवाम को ज़्यादा इख्तियारात मिलेगा और लद्दाख में जमहूरी डिसेंट्रलाइजेशन को और मजबूती मिलेगी। अभी मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का 2 मेन मकसद है। एक, भारतीय जनता पार्टी स्टेट स्पोक्स पर्सन के हैसियत से लद्दाख में जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुआ उनके बारे में बोलना, और दूसरा शरगोल तहसील का या शरगोल कंस्टिट्यूंसी का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर या बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमारे तहसील शरगोल के जो कुछ डिमांड है उसको हाईलाइट करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं अभी जो रिसेंटली
लद्दाख में आर्टिकल 371 के तहत जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिलना और यूटी लेवल लेजिस्लेटिव बॉडी मिलने का जो डिसीजन एमएचए की तरफ से हुआ, उसके लिए मैं एमएचए का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साथ के साथ अभी रिसेंटली लद्दाख में 17 नए तहसील्स का अनाउंसमेंट हुआ, उसके लिए भी मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, भारत सरकार, एमएचए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात, अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले लद्दाख में जो नए 5 डिस्ट्रिक्ट बने थे, ऑलरेडी सेटअप हो चुके थे, उन 5 डिस्ट्रिक्ट में भी एलएचडीसी लेह और एलएचडीसी कारगिल के तरफ पर एलएचडीसी का जो अनाउंसमेंट, जो डिसीजन हुआ, उसके लिए भी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। टेरिटरी लद्दाख इन दिनों बड़े बदलाव से गुजर रहा है। मरकजी सरकार की तरफ से मरहलावार तरीके से बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में सरकार ने लद्दाख में 5 नए ज़िले तश्कील दिए थे, आपको याद होगा। इसके बाद सरकार ने 17 नए तहसीलों की तश्कील को मंजूरी दी है और इसके बाद इन नई तहसीलों में तहसीलदारों की तैनाती भी होगी। अब सभी ज़िले में AHDC बनाए जाने का मंसूबा है। आइए जानते हैं कि क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा और किसको कितना फ़ायदा होने जा रहा है। आपको बता दें कि जल्द ही यूटी लद्दाख में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मुकामिलों की हिस्सेदारी, सेल्फ गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए इंतजामिया ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब लद्दाख के सभी 7 जिले में लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट का फायदा मिलेगा। इसके लिए सभी जिलों में AHDC यानी कि ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट बनाई जाएंगी और लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा ने इस बारे में बातचीत में कहा कि यूटी में 9 तश्कीलशुदा 17 तहसीलों में तहसीलदारों की तैनाती के साथ ही सभी 7 जिले को लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट के लाभ मिलेंगे। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार का मकसद इंतजामी सरगर्मियों को गांव-गांव तक पहुंचाना है, रोजगार के मौके बढ़ाना है और दूर दराज इलाकों में तरक्की को गति देना है। आशीष कुंद्रा ने कहा कि लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट की धारा 3(1) में पहले से ही हर जिले में एक काउंसिल का इंतजाम है और कानून में सिर्फ मामूली बदलाव की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि उनके पास LAHDC एक्ट के तहत मिलने वाले पावर होंगे और उन्होंने ये फैसले को जमहूरी डिसेंट्रलाइजेशन की सिमत में एक अहम कदम बताया। लद्दाख की तरक्की के लिए लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट 1995 एक्ट बनाया गया था और उसके तहत अगस्त 1995 में चुनाव हुए थे और 3 सितंबर 1995 को ही लेह में इस काउंसिल की पहली बैठक हुई थी। लद्दाख के पहाड़, मुश्किल रास्ते और दूर दराज के इलाकों को देखते हुए यहाँ के डेवलपमेंट के कामों में आम लोगों की हिस्सेदारी बढ़ानी थी। इस काउंसिल के बनने से आम लोगों को इलाके की तरक्की, प्लानिंग में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। लोगों को अपनी तरजीहात के मुताबिक पॉलिसी बनाने, स्कीम नाफिज करने और फैसला लेने का हक मिलता है। ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट के तहत दूर दराज के रास्तों का डेवलपमेंट, पानी, बिजली, बुनियादी सहूलतों को लोगों तक पहुँचाना और लोगों को उनके मुताबिक रोजगार फराहम करना, पहाड़ी इलाकों को ज्यादा महफूज और सहूलत से लैस करना ताकि लोगों को कठिनाइयों से छुटकारा मिले। इलाके की तरक्की के लिए लोगों की भागीदारी को यकीनी बनाया जाए। आपको बता दें कि LAHDC जहां सिर्फ 2 जिले करगिल और लेह तक सीमित थी, महदूद थी, वहीं अब इसका दायरा बढ़ा करके 7 जिलों तक कर दिया गया है। वाज़ेह है कि पिछले साल लद्दाख में 5 और जिले बनाए गए और लेह और करगिल मिलाकर के अब 7 हुए। इनमें शाम, नुब्रा, चांगथांग, जांस्कर और दरास शामिल है। चीफ सेक्रेटरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि आगे होने वाली बातचीत में यूटी लेवल की चुनी हुई तंजीमों के ढांचे और आर्टिकल 371 के तहत हिफाजती इंतजामात के दायरे पर भी ध्यान दिया जाएगा। आर्टिकल 371 क्या है और इससे लद्दाख को क्या फायदा होगा, इसको जानना जरूरी है। इसे सादे तौर पर यूँ समझ लें कि आइन के आर्टिकल 371 कुछ रियासतों और इलाकों को या इलाकाई मफाद जैसे कि कल्चरल पहचान, ज़मीन के हक, रोज़गार के मौक़े और इंतज़ामी सहूलत की हिफाजत के लिए स्पेशल सेफ्टी मेजर्स और ख़ुद मुख्तारी फराहम करता है। 370 की तरह जो एक्ट जम्मू कश्मीर में था। 371 या 371A ये स्पेशल एक्ट है जो किसी रियासत या यूनियन टेरिटरी को मिलता है। भारतीय आइन का ये पहला प्रावधान माना गया है कि अलग अलग इलाकों की समाजी, सकाफती, मुआशी और जोग्राफियाई सूरत हाल अनोखी हो सकती है और इनके लिए स्पेशल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। वक्त के साथ साथ अलग अलग रियासतों को आर्टिकल 371 मुख्तलिफ
क्लॉज के तहत स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मिले हैं, जो कि उनकी खासी ज़रूरत भी थी और तारीख़ी सूरत हाल के हिसाब से ये बनाई गई थी। मुख्तसर ये कि लद्दाख को उसकी मौजूदा सूरत हाल और हालात को देखते हुए कई बड़े और अहम बदलाव किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इससे लद्दाख और उसके मकीनों को कितना फ़ायदा होगा। तसव्वुर कीजिए, आज से करीब 450 साल पहले कश्मीर की वादियों में एक ऐसी आवाज़ गूंजती थी जिसे सुनने वाले ठहर जाया करते थे। एक ऐसी खातून जिसने ना सिर्फ शायरी लिखी बल्कि अपने दर्द, अपनी मोहब्बत और अपने दौर की कहानी को गीतों में ढाल दिया। सदियां गुजर गई हैं, सल्तनतें बदल गईं, लेकिन आज भी कश्मीर में उनका नाम उसी एहतराम से लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं हब्बा खातून की, जिन्हें कश्मीर की बुलबुल कहा जाता है। लेकिन आखिर हब्बा खातून थी कौन? आपको बताएं कि उनका असली नाम जून था, जिसका मतलब होता है चांद। माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं सदी में पंपोर के पास चांदहरा गांव में हुआ था। एक आम परिवार में जन्मी जून को बचपन से ही पोइम और म्यूजिक से गहरा लगाव था, लेकिन कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है। उस दौर में जब खवातीन की आवाज़ अक्सर घर की चारदीवारी तक महदूद रहती थी, जून ने अपने जज्बात और एहसासात को कविता के जरिए इजहार करना शुरू किया। उनकी कविताओं और गानों में कश्मीर की कुदरती खूबसूरती, मोहब्बत, जुदाई और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है। उनकी ज़बान आम लोगों की ज़बान थी, इसलिए उनकी शायरी सीधे लोगों के दिल तक पहुंच गई। अब सवाल यह है कि जून हब्बा खातून कैसे बनी? लोकल रिवायत और हिस्टोरिकल डिटेल के मुताबिक उनकी मुलाकात कश्मीर के आखिरी आजाद हुक्मरान यूसुफ शाह चक से हुई। कहा जाता है कि यूसुफ शाह उनकी आवाज और शायरी से इतने मुतासिर हुए कि बाद में दोनों की शादी हो गई। इसके बाद जून को हब्बा खातून के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक चैप्टर अभी बाकी था। 16वीं सदी के आखिर में मुगल सुल्तान अकबर ने कश्मीर पर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया। यूसुफ शाह चक को दरबार में बुलाया गया और बाद में उन्हें कश्मीर से दूर भेज दिया गया। इसके बाद दोनों की जुदाई हो गई। यही जुदाई हब्बा खातून की शायरी का सबसे बड़ा मौजू बन गई। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी कश्मीर की वादियों में भटकते हुए, गाना गाते और अपनी बिछड़ी हुई मोहब्बत को याद करते हुए बिताई। उनके कई मशहूर गाने आज भी कश्मीरी लोक म्यूजिक का हिस्सा हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हब्बा खातून सिर्फ एक लव स्टोरी का नाम नहीं है, वो कश्मीर की सकाफती पहचान, खवातीन के इजहार ख्याल और लोक अदब की सबसे मजबूत आवाज़ों में से एक मानी जाती हैं। उनकी रचनाएं आज भी गाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं और कई पीढ़ियों तक पहुंचाई जाती हैं। एक आम गांव की लड़की जो अपने अल्फाज की ताकत से तारीख का हिस्सा बन गई। शायद यही वजह है कि 450 साल बाद भी हब्बा खातून सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि कश्मीर के गानों, उसकी सकाफत और लोगों की यादों में जिंदा हैं। और यही किसी शायर की सबसे बड़ी जीत होती है। तसव्वुर कीजिए, कश्मीर की बर्फ से ढकी वादियां, बाहर कड़ाके की ठंड और आपके हाथ में गर्मा गर्म कहवे का एक प्याला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कश्मीरी कहवा सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि सदियों पुरानी सकाफत, मेहमान नवाजी और लाइफस्टाइल का हिस्सा है। आखिर ऐसा क्या है इस सुनहरे रंग के कहवा में कि इसकी पहचान आज दुनिया भर में बन चुकी है? आइए समझते हैं। दरअसल कश्मीरी कहवा की कहानी कई सौ साल पुरानी मानी जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि सेंट्रल एशिया, फारस और सिल्क रूट के जरिए आने वाले कारोबारियों के साथ में चाय और मसालों की कुछ ट्रेडिशन कश्मीर पहुंचे, जिन्होंने बाद में कहवा की शक्ल ले ली। लेकिन कहवा को खास बनाती है इसकी तैयारी। आम चाय की तरह इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके बजाय ग्रीन टी की पत्तियां, दालचीनी, इलायची, केसर और बादाम जैसे एलिमेंट इसमें डाले जाते हैं। कई परिवारों में इसकी रेसिपी नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहवा सिर्फ स्वाद के लिए नहीं पिया जाता, बल्कि कश्मीर में जब कोई मेहमान घर आ जाता है तो उसका इस्तकबाल अक्सर कहवा से ही किया जाता है। कई रिवायती तकरीबात, पारिवारिक बैठकों और समाजी मौकों पर भी कहवा अहम रोल अदा करता है। यानी ये सिर्फ एक कहवा नहीं बल्कि मेहमान नवाजी की अलामत है।
अब यहाँ एक दिलचस्प बात ये उठती है कि जब दुनिया में हजारों तरह की चाय मौजूद हैं तो कहवा की अलग पहचान क्यों बनी? इसकी एक बड़ी वजह इसका अनोखा स्वाद होता है और खुशबू होती है। केसर की खुशबू, इलायची की मिठास और बादाम की हल्की गहराई इसे आम चाय से बिल्कुल अलग बनाती है। इसके अलावा सर्द मौसम में गर्म ड्रिंक के तौर पर इसकी मकबूलियत भी काफी ज्यादा रहती है। हालांकि अक्सर कहवा को लेकर कई हेल्थ दावे भी किए जाते हैं, लेकिन माहिरीन सलाह देते हैं कि किसी भी ड्रिंक को इलाज का ऑप्शन नहीं माना जाना चाहिए। इसके मुमकिन फायदों पर साइंटिफिक रिसर्च जारी है और हेल्थ रिलेटेड सलाह के लिए डॉक्टर से मशवरा जरूरी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज कहवा सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं रहा, बल्कि भारत के कई शहरों से लेकर दुनिया के अलग अलग ममालिक तक कश्मीरी कहवा को एक प्रीमियम रिवायती ड्रिंक के तौर पर पेश किया जा रहा है। यानी एक वक्त जो कहवा सिर्फ कश्मीर के घरों में बनता था, वो अब आलमी पहचान हासिल कर चुका है। और शायद यही वजह है कि कहवा को सिर्फ चाय नहीं बल्कि कश्मीर की सकाफत, मेहमान नवाजी और विरासत का स्वाद कहा जाता है। तो अगर आपको कभी असली कश्मीरी कहवा पीने का मौका मिले तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक गर्म ड्रिंक नहीं बल्कि सदियों पुरानी एक रिवायत का तजुर्बा कर रहे होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक शॉल को बनाने में कई महीने लग सकते हैं, अगर मैं कहूं कि उसकी शुरुआत किसी फैक्ट्री से नहीं बल्कि समुद्र की सतह से 1400 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर होती है, और अगर मैं कहूं कि दुनिया के बड़े फैशन हाउस जिस कपड़े को लग्जरी की अलामत मानते हैं, उसकी कहानी हिमालय की बर्फीली हवाओं से शुरू होती है, तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन ये कहानी है पश्मीना की, एक ऐसी शॉल की जिसे कश्मीर की पहचान और दुनिया के सबसे बेहतरीन हैंडीक्राफ्ट में गिना जाता है। लेकिन आखिर पश्मीना इतनी खास क्यों है? आइए समझते हैं। दरअसल पश्मीना की कहानी कश्मीर की वादियों से भी पहले लद्दाख के चांगथांग इलाके में शुरू होती है। यहाँ पाई जाने वाली खास चांगथांगी बकरियां साल के ज्यादातर वक्त बेहद ठंडे मौसम में रहती हैं। सर्दियों में टेम्परेचर कई बार 0 से 30 या 40 डिग्री तक नीचे पहुंच जाता है। ऐसे मौसम में खुद को बचाने के लिए इन बकरियों के शरीर के अंदर एक बेहद महीन और मुलायम ऊन उगता है। यही ऊन आगे चलकर पश्मीना कहलाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। जब सर्दियां खत्म होती हैं तो इस ऊन को एहतियात से इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद इसे कश्मीर भेजा जाता है, जहां असली जादू शुरू होता है। यहाँ कारीगर इस ऊन को साफ करते हैं, हाथों से धागे में बदलते हैं और फिर करघों पर बुनाई करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक असली पश्मीना शॉल को तैयार करने में कई हफ्तों से लेकर कई महीने तक का वक्त लग सकता है। यानी जो शॉल आपको कुछ मिनटों में दुकान पर दिखाई देती है, उसके पीछे महीनों की मेहनत छिपी होती है। अब सवाल यह है कि पश्मीना और दूसरी ऊनी शॉलों में फर्क क्या है? माहिरीन के मुताबिक पश्मीना का रेशा बेहद महीन होता है। यही वजह है कि हल्की होने के बावजूद काफी गर्म मानी जाती है। यानी एक पश्मीना शॉल को हाथ में उठाइए तो वो बहुत हल्की महसूस होगी, लेकिन ठंड से बचाने में उसकी सलाहियत ही उसे खास बनाती है। लेकिन पश्मीना का दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज भी यही से शुरू होता है। बाजार में बड़ी तादाद में ऐसी शॉलें बिकती हैं जिन्हें पश्मीना कहा जाता है, जबकि वो मशीनों से बनी होती हैं। ये दूसरे रेशों को मिक्स करके तैयार की जाती हैं। यही वजह है कि असली कश्मीरी पश्मीना की पहचान और कारीगरों के मफाद की हिफाजत के लिए इसे GI टैग दिया गया है। इससे असली कश्मीरी पश्मीना को अलग पहचान मिली। लेकिन पश्मीना सिर्फ कारोबार की कहानी नहीं है, ये उन कारीगरों की कहानी भी है जिनके परिवार पीढ़ियों से इस फन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये उन बकरियों की भी कहानी है जो हिमालय की सख्त सर्दियों में जीती हैं, और उस विरासत की कहानी है जिससे कश्मीर का नाम दुनिया के फैशन नक्शे पर दर्ज किया गया। तो अगली बार जब आप किसी पश्मीना शॉल को देखें तो सिर्फ उसकी कीमत मत देखिए, उसके पीछे छिपी बर्फीली पहाड़ियों, मेहनतकश कारीगरों और सदियों पुराने फन को भी याद रखिए, क्योंकि पश्मीना सिर्फ एक शॉल नहीं बल्कि हिमालय से लेकर कश्मीर तक फैली एक पूरी कहानी है। और आपको
आपको बताएं कि नंद किशोर गोयंका जी की आखिरी रसूमात आज है। हिसार में आज अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र होगा। नम आंखों से दी जा रही है विदाई। नंद किशोर गोयंका जी के इंतकाल से गम की लहर है। अफसोसनाक है खबर आपको बता दें कि हिसार में आज आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। नंद किशोर गोयंका जी की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। हिसार में अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र होगा और नम आँखों से उन्हें आखिरी विदाई दी जा रही है। नंद किशोर गोयंका जी के इंतकाल से गम की लहर देखने को मिल रही है। नंद किशोर गोयंका जी के आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। हर तरफ गम की लहर देखने को मिल रही है। नंद किशोर गोयंका जी की आज आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। हिसार में अदा की जाएगी आखिरी रसूमात। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र होगा। नम आँखों से दी जा रही है विदाई। नंद किशोर गोयंका जी के इंतकाल से गम की लहर देखने को मिल रही है। हिसार में अदा की जाएगी आज आखिरी रसूमात। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र होगा और नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। नंद किशोर गोयंका जी की आखिरी रसूमात आज है और हिसार में अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र किया जाएगा। नम आँखों से दी जा रही है विदाई। नंद किशोर गोयंका जी के इंतकाल से गम की लहर देखने को मिल रही है। नम आँखों से उन्हें विदाई दी जा रही है। नंद किशोर गोयंका जी के इंतकाल के बाद आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। हिसार में अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र होगा। नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। नंद किशोर गोयंका जी की आखिरी रसूमात है आज। हिसार में अदा की जाएगी आखिरी रसूमात। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र होगा। नम आँखों से उन्हें आखिरी विदाई दी जा रही है। नंद किशोर गोयंका जी के इंतकाल से गम की लहर है और आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। हिसार में उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। नंद किशोर गोयंका जी के इंतकाल के बाद में गम की लहर देखने को मिल रही है। हिसार में आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। हर तरफ गम की लहर देखने को मिल रही है। नंद किशोर गोयंका जी की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएगी। हिसार में अदा की जाएगी आखिरी रसूमात। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जाएगा। नम आँखों से उन्हें विदाई दी जा रही है। नंद किशोर गोयंका जी के इंतकाल से गम की लहर देखने को मिल रही है। हिसार में आज आखिरी रसूमात अदा की जा रही है। नंद किशोर गोयंका जी के आज आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। हिसार में आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी और नम आँखों से उन्हें विदाई दी जा रही है। नंद किशोर गोयंका जी की इंतकाल के बाद में आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। हिसार में आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी और हर तरफ गम की लहर देखने को मिल रही है। लोग नम आँखों से उनको विदाई दे रहे हैं। नंद किशोर गोयंका जी के इंतकाल से गम की लहर देखने को मिल रही है। नंद किशोर गोयंका जी की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएगी। हिसार में आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी और कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जाएगा। नम आँखों से उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। नंद किशोर गोयंका जी के इंतकाल से गम की लहर देखने को मिल रही है। नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। आखिरी सफ़र उनका आज होगा। हिसार में आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी और नम आँखों से लोग उन्हें विदाई दे रहे हैं। नंद किशोर गोयंका जी की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। हिसार में अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र होगा। नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। नंद किशोर गोयंका जी के इंतकाल से गम की लहर देखने को मिल रही है। हिसार में आज आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। नम आँखों से लोग उन्हें विदाई दे रहे हैं।
आज आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी नंद किशोर गोयंका जी की। हिसार में ये आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। नम आँखों से लोग उन्हें विदाई दे रहे हैं। नंद किशोर गोयंका जी की आखिरी रसूमात है आज हिसार में अदा की जाएंगी। आखिरी रसूमात कृष्ण मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र होगा और नम आँखों से लोग उन्हें विदाई दे रहे हैं। गम की लहर है उनके इंतकाल के बाद में। हिसार में आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। नंद किशोर गोयंका जी की आखिरी रसूमात आज हिसार में अदा की जाएंगी। कृष्ण मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र होगा। नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। गोयंका जी के इंतकाल से गम की लहर देखने को मिल रही है। आखिरी रसूमात आज हिसार में अदा की जाएंगी। नंद किशोर गोयंका जी के इंतकाल के बाद में अब आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी और ये आखिरी जो रसूमात हैं वो हिसार में अदा की जाएंगी और नम आँखों से लोग उन्हें आखिरी विदाई दे रहे हैं। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया है और उनको आज आखिरी रसूमात हैं। इंतकाल के बाद में आज आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। हिसार में ये आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। एक वो बड़े कारोबारी असल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र गोयंका के पूजनीय पिता श्री नंद किशोर गोयंका जी के इंतकाल हो गया। उनकी 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है और उनको आज आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। हिसार में ये आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी और नम आँखों से लोग उन्हें विदाई दे रहे हैं। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। गोयंका जी के इंतकाल से गम की लहर देखने को मिल रही है। आखिरी सफ़र वहाँ निकाला जा रहा है। हिसार में अदा की जा रही हैं आखिरी रसूमात। कृष्ण मंडी से अग्रोहा तक सफ़र निकाला जा रहा है। आखिरी सफ़र नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। नंद किशोर गोयंका जी के इंतकाल से गम की लहर देखने को मिल रही है। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है और आज आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं हिसार में। नम आँखों से लोग उन्हें विदाई दे रहे हैं। नंद किशोर गोयंका जी की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। हिसार में अदा की जा रही है आखिरी रसूमात। कृष्ण मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। हिसार में आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। नम आँखों से लोग उन्हें आखिरी विदाई दे रहे हैं। गम की लहर देखने को मिल रही है। आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं नंद किशोर गोयंका जी की। हिसार में आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया और आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। नंद किशोर गोयंका जी की आखिरी रसूमात आज अदा की जा रही हैं। हिसार में ये आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। कृष्ण मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। नंद किशोर गोयंका जी के इंतकाल से गम की लहर देखने को मिल रही है। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है और आज हिसार में उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही है। नम आँखों से उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। नंद किशोर गोयंका जी का इंतकाल हो गया 96 साल की उम्र में और नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है और लोग इसमें उनको आखिरी विदाई दे रहे हैं। नम आँखों से उन्हें आखिरी विदाई दी जा रही है। गम की लहर है।
हिसार में आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है और आज उनकी आखिरी रसूमात हिसार में अदा की जा रही हैं। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। लोग नम आँखों से उनको आखिरी विदाई दे रहे हैं। छियानवे साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है और नम आँखों से लोग उनको आखिरी विदाई दे रहे हैं। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र उनका निकाला जा रहा है। आखिरी सफ़र है और इसमें नम आँखों से लोग उन्हें विदाई दे रहे हैं। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है और हिसार में आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं हिसार में और नम आँखों से लोग उन्हें विदाई दे रहे हैं। गम की लहर देखने को मिल रही है। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। छियानवे साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया है और आखिरी सफ़र उनका निकाला जा रहा है। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र में नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के वालिद और इनका इंतकाल हुआ 96 साल की उम्र में और हिसार में उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। बड़ी तादाद में लोग इस आखिरी सफ़र में शामिल हुए हैं। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। नम आँखों से लोग उन्हें विदाई दे रहे हैं। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के वालिद और समाज सेवी नंद किशोर गोयंका का 96 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल से परिवार और उनके जो हामी हैं उनमें गम की लहर है। नंद किशोर गोयंका जी लंबे वक्त से सामाजिक और मजहबी कामों से जुड़े रहे हैं। उन्हें समाज सेवा में अहम योगदान दिया है और उनका इंतकाल हो गया है। से नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। गम की लहर है। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। गम की लहर है और बड़ी तादाद में लोग इस आखिरी सफ़र में शामिल हुए हैं। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के वालिद का इंतकाल हो गया और उनको आखिरी रसूमात जो हैं उनकी वो हिसार में अदा की जा रही हैं और कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया है और बड़ी तादाद में लोग इस आखिरी सफ़र में शामिल हुए हैं। गम की लहर है। बहुत अहम कारोबारी अच्छे सामाजिक काम उन्होंने किए और उनका इंतकाल हो गया। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है और अब उनको उनकी जो आखिरी रसूमात हैं वो हिसार में अदा की जा रही हैं। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। नम आँखों से उन्हें विदाई दी जा रही है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के पिता जो हैं वालिद जो हैं उनका इंतकाल हो गया 96 साल की उम्र में और हर तरफ गम की लहर है। उनका आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र में नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। गम की लहर है परिवार में, हामियों में और उनको नम आँखों से विदाई दी जा रही है। आज उनकी आखिरी रसूमात है और हिसार में ये आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं।
नंद किशोर गोयनका जी की आखिरी रसूमात अदा की जा रही है। हिसार में अदा की जा रही है। ये आखिरी रसूमात कृष्ण मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है और जिनके हामी हैं, परिवार हैं, उनमें गम की लहर है। नम आँखों से उन्हें आखिरी विदाई दी जा रही है। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है और नम आँखों से उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। गम की लहर है हामियों में, परिवार में, और उनकी आखिरी रसूमात आज हिसार में अदा की जा रही हैं। नंद किशोर गोयनका जी की आखिरी रसूमात आज अदा की जा रही है। हिसार में अदा की जा रही हैं आखिरी रसूमात। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। कृष्ण मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। नंद किशोर गोयनका जी के इंतकाल से गम की लहर है। आखिरी रस्मात कृष्ण मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। नम आँखों से उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। नंद किशोर गोयनका जी के इंतकाल से गम की लहर है। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र जी के वालिद का इंतकाल हुआ। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है और आखिरी रस्मात आज अदा की जा रही हैं हिसार में। उनके हामियों में, परिवार में गम की लहर है। नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। कृष्ण मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। नम आँखों से लोग उन्हें विदाई दे रहे हैं। गम की लहर है परिवार में और हामियों में। नंद किशोर गोयनका जी की आखिरी रस्मात आज हैं हिसार में अदा की जा रही हैं। आखिरी रस्मात कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। नम आँखों से उनके हामी और परिवार उनको आखिरी विदाई दे रहे हैं कि इंतकाल से परिवार और हामियों में गम की लहर है। आज आखिरी रस्मात अदा की जा रही हैं हिसार में। नंद किशोर गोयनका जी की आखिरी रस्मात अदा की जा रही हैं हिसार में। आज आखिरी रस्मात है कृष्ण मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र है। नम आँखों से उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। परिवार और हामियों में गम की लहर है। नंद किशोर गोयनका जी की आखिरी रस्मात आज अदा की जा रही है हिसार में अदा की जा रही है। आखिरी रस्मात कृष्ण मंडी से अग्रोहा तक उनका आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। उनके इंतकाल से परिवार और हामियों में गम की लहर है। नम आँखों से उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। उन्होंने बेहद अहम काम अपनी ज़िंदगी में किए। उनका जो योगदान है देश वो हमेशा याद किया जाएगा। हामी जो हैं उनके गम की लहर है, परिवार में गम की लहर है। नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। हिसार में उनकी आखिरी रस्मात अदा की जा रही हैं। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। नंद किशोर गोयनका जी की आखिरी रस्मात आज अदा की जा रही हैं हिसार में अदा की जा रही है। आखिरी रस्मात 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। कृष्ण मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। नंद किशोर गोयनका जी के इंतकाल से गम की लहर है। हिसार में आज आखिरी रस्मात अदा की जा रही हैं। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के वालिद, उनके 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया है वालिद का, और आज
आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। हिसार में परिवार और हामियों में गम की लहर है। नम आँखों से उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र उनका निकाला जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग इस आखिरी सफ़र में मौजूद हैं और नम आँखों से उन्हें विदाई दी जा रही है। नंद किशोर गोयनका जी की आखिरी रसूमात आज है हिसार में अदा की जा रही है। आखिरी रसूमात कृष्ण मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। नम आँखों से उन्हें विदाई दी जा रही है। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। इंतकाल से परिवार और हामियों में गम की लहर है। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। परिवार और हामियों में गम की लहर है। नम आँखों से उन्हें विदाई दी जा रही है। 96 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। हिसार में आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं और कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र भी निकाला जा रहा है। नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। बात एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने इंसानियत और ख़िदमत को ही अपना मज़हब बनाया। हम बात कर रहे हैं नंद किशोर गोयनका जी की। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के वालिद और समाजी कारकुन श्री नंद किशोर गोयनका जी अब अपनी आखिरी रसूमात आज उनकी अदा की जा रही हैं। उनकी आखिरी रसूमात में बिजनेस इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि सियासी और समाजी हस्तियां भी भारी तादाद में हिसार में पहुंचेंगी। महान आत्मा, जाने माने समाजी कारकुन और मशहूर मारूफ बिजनेसमैन नंद किशोर गोयनका जी का आज हिसार के आग्रोहा में वाक़े गोयनका उद्यान में आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। कृष्णा मंडी में वाक़े गोयनका हाउस से उनका आखिरी सफर निकलेगा जो आग्रोहा धाम के गोयनका उद्यान पहुंचेगा, जहां पूरे सियासी और समाजी एजाज के साथ उनकी आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। इसी गोयनका उद्यान में उनकी अहलिया भी पंचतत्व में विलीन हुई थी। उनके इंतकाल पर मुल्क भर से खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। उनका जाना समाज के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। हिसार के लाल, जिन्होंने हिसार को पूरे दुनिया में पहचान दी, स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका जी कभी भुलाए नहीं जा सकते। वो बेहतरीन इंसान थे। उन्होंने जो पुत्र रत्न दिए, उन्होंने देश में मीडिया संस्थान खड़ा किया। उनके देहांत से हम लोगों को बहुत दुख हुआ है। नंद किशोर गोयनका जी की पैदाइश 28 सितंबर 1930 को हुई थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा, गौ सेवा और आवामी बहबूद के कामों को वक्फ कर दी। आरएसएस के डेडिकेटेड वॉलंटियर रहे नंद किशोर गोयनका जी ने फैमिली बिजनेस से दूरी बनाकर समाजी और मजहबी कामों को अपनी पहली पसंद बनाया। स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका जी का जीवन स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, शाइस्तगी, हमदर्दी और समाज सेवा के तई गैर मुतजलजल लगन से मामूर था। यही वजह है कि उनके आखिरी दीदार करने के लिए आम से लेकर खास तक पहुंच रहे हैं। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के वालिद और सामाजिक कारकुन श्री नंद किशोर गोयनका जी के आखिरी दीदार के लिए हिसार में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। कई बड़ी हस्तियां हिसार के गोयनका हाउस पहुंची और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। पीएम मोदी ने भी एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को खत लिखकर अफसोस का इजहार किया। स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका जी का जाना सिर्फ एक शख्स का जाना नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के एक अनमोल बाप का खात्मा है। हिसार की फिजाओं में खामोशी पसरी है, हर आंख नम है और हर जुबान पर एक ही नाम, श्री नंद किशोर गोयनका।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वफादार रजाकार रहे गोयनका जी की पूरी जिंदगी समाज की खिदमत, गौ सेवा और सकाफती अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ में बीती। स्वर्गीय नंदकिशोर गोयनका जी का जज्द खाकी आखिरी दीदार के लिए हिसार के कृष्णा मंडी वाक़े उनके घर में रखा गया, जहां उनके दीदार के लिए लोगों का तांता लगा रहा। समाज के हर तबके के लोग, इंडस्ट्रियल सेक्टर की हस्तियां, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और आम शहरियों ने उनके आखिरी दीदार कर खराज अकीदत पेश किया। गोयनका जी के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को खत लिखकर इज़हार ताज़ियत पेश की और कहा कि नंदकिशोर गोयनका जी की जिंदगी खिदमत, संस्कार और समाज के तय लगन की मुतासिरकुन मिसाल थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ डॉक्टर मोहन भागवत ने भी गहरा दुख का इजहार करते हुए कहा कि नंदकिशोर गोयनका जी जिंदगी भर लोगों की खिदमत में एक्टिव रहे। उन्होंने ईश्वर से मरहूम की रूह के लिए सुकून और सोगवार परिवार को ये दुख सहने की ताकत देने की दुआ की। योग गुरु बाबा रामदेव भी गोयनका हाउस पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिवार को ढांढस बंधाया। श्रद्धेय पिताजी की आत्मा भी सूक्ष्म रूप से यहाँ उपस्थित होकर के और हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित कर रही है, तो ऐसे ही उनकी आत्मा हंसती मुस्कुराती रहे, हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित करती रहे। वैश्य समाज को मुत्तहिद करने से लेकर महाराजा अग्रसेन की कर्मभूमि आग्रोहा के विकास तक हर मफाद आमा की मुहिम में उनका किरदार हमेशा काबिल सताइश रहा, जो आने वाली नस्लों के लिए असरकुन रहेगी। उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेंगी। तो आपको बता दें कि नंदकिशोर गोयनका जी की आखिरी रस्मात आज अदा की जा रही हैं। हिसार में आखिरी रस्मात अदा की जा रही हैं। कृष्ण मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र निकाला जा रहा है। नम आंखों से उन्हें विदाई दी जा रही है। गोयनका जी के इंतकाल से गम की लहर है और इस पर पीएम मोदी ने भी इजहार अफसोस किया है। उनके इंतकाल पर ख़त लिखकर अफसोस का इजहार किया है कि हामियों और परिवार में गम की लहर देखने को मिल रही है। आज उनकी आखिरी रस्मात अदा की जा रही हैं। हिसार में उनकी आखिरी रस्मात अदा की जा रही हैं। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के वालिद, मारूफ समाज सेवी और गौ सेवा के हामी नंदकिशोर गोयनका जी का 96 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। उनके इंतकाल की खबर से कारोबारी, समाजी, सियासी हलकों में गम की लहर दौड़ गई है। अपनी सादा ज़िंदगी, खुलूस और खिदमत खल्क के लिए मशहूर नंदकिशोर गोयनका जी पूरी उम्र समाज की बेहतरी के लिए वक्फ कर दी। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र जी के वालिद और मारूफ समाज सेवी नंदकिशोर गोयनका अब हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया है। उनके इंतकाल की इत्तला मिलते ही मुल्क भर में उनके चाहने वालों और अजीज़ों अक़रीब में गम की लहर दौड़ गई। नंदकिशोर गोयनका की जो पैदाइश 28 सितंबर 1930 को हरियाणा के हिसार ज़िले में हुई थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा समाजी खिदमत, गौ सेवा और इंसानी भलाई के कामों में गुजार दी। सादगी, खुलूस और दूसरों के लिए जीने का जज्बा उनकी शख्सियत की सबसे बड़ी पहचान थी। नंदकिशोर गोयनका जी लंबे अरसे तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी वाबस्ता रहे। उनके अलावा उन्होंने अग्रोहा धाम के तामीरी और तरक्याती कामों में भी अहम किरदार अदा किया। समाज के कमज़ोर तबकों की मदद की और दीगर फलाही सरगर्मियों में उनका नाम हमेशा सर फहरिस्त रहेगा। अपने वालिद के इंतकाल पर डॉक्टर सुभाष चंद्र जी ने गहरे रंज और गम का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज उनके
वालिद ने आखिरी सांस ली। उन्होंने कहा कि उनके वालिद की पूरी ज़िंदगी समाज सेवा, गौ सेवा और मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ रही। नंद किशोर गोयनका जी के इंतकाल पर मुख्तलिफ समाजी और सियासी शख्सियात ने भी अफसोस का इजहार किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी खिदमत खल्क़ और समाजी बहबूद के लिए काम किया है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने भी उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नंद किशोर गोयनका जी का समाजी खिदमात में अहम किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। उनका इंतकाल समाज के लिए एक बड़ा नुकसान है। नंद किशोर गोयनका जी की आखिरी रस्मात आज अदा की जा रही हैं। हिसार में आखिरी रस्मात अदा की जा रही हैं और इसमें बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं। आखिरी रस्मात उनकी अदा की जा रही हैं। हिसार में आखिरी रस्मात अदा की जा रही हैं। नमाखों से लोग उन्हें विदाई दे रहे हैं। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक ये आखिरी सफ़र उनका निकाला जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं और परिवार और हामी उनके चाहने वाले सभी इसमें शामिल हुए हैं। पीएम मोदी ने भी इसमें इजहार अफसोस किया है उनके इंतकाल पर। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है और नम आँखों से लोग उन्हें आखिरी विदाई दे रहे हैं। आज उनकी आखिरी रस्मात अदा की जा रही हैं। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र जी के वालिद और मारूफ समाज सेवी नंद किशोर गोयनका अब हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया है। उनकी ज़िंदगी के जो उनके इंतकाल की इत्तला मिलते ही मुल्क भर से उनके चाहने वालों और अजीज़ों अकारिब ने गम की लहर दौड़ गई। नंद किशोर गोयनका की जो पैदाइश है वो 28 सितंबर 1930 को हरियाणा के हिसार ज़िले में हुई थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा समाजी खिदमत, गौ सेवा और इंसानी भलाई के कामों में गुजारी। सादगी, खुलूस और दूसरों के लिए जीने का जज्बा उनकी शख्सियत की सबसे बड़ी पहचान थी। नंद किशोर गोयनका जी लंबे अरसे तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी वाबस्ता रहे। इसके अलावा उन्होंने अग्रोहा धाम के तामीरी और तरक्याती कामों में अहम किरदार अदा किया। समाज के कमज़ोर तबकों की मदद और दीगर फलाही सरगर्मियों में उनका नाम हमेशा सर फहरिस्त रहेगा। अपने वालिद के इंतकाल पर डॉक्टर सुभाष चंद्र जी ने गहरे रंज और गम का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे वालिद मोहतरम ने आखिरी सांस ली, उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा कि उनके वालिद की पूरी ज़िंदगी समाज सेवा, गौ सेवा और मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ रही है। नंद किशोर गोयनका जी के इंतकाल पर मुख्तलिफ समाजी और सियासी शख्सियात ने भी अफसोस का इजहार किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी खिदमत खल्क़ और समाजी बहबूद के लिए वक्फ कर दी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नंद किशोर गोयनका जी समाजी खिदमत में अहम किरदार हमेशा याद रखा जाएगा और उनका इंतकाल समाज के लिए एक बड़ा नुकसान है। नंद किशोर गोयनका आज भले ही हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन समाजी खिदमत, सादगी और इंसानी हमदर्दी की जो रिवायत वो कायम कर गए हैं वो आने वाली नस्लों को हमेशा याद रहेंगी। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र जी के वालिद का इंतकाल हो गया। 96 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है और लोग उन्हें नम आँखों से विदाई दे रहे हैं। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक आखिरी सफ़र उनका निकाला जा रहा है और जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं। इसमें गम का इजहार किया। पीएम मोदी ने भी ख़त लिखकर इजहार अफसोस किया उनके इंतकाल पर। नंद किशोर गोयनका जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र जी के वालिद और समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा नाम कर रहे नंद किशोर गोयनका जी का इंतकाल जो है वो 13 जुलाई को हो गया और आज उनकी आखिरी रस्मात अदा की जा रही हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।